हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, आपका रिलायबल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पेपर 25 फेब इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ कुछ बातें की गई हैं और हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। गौर से देखें, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड, चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक आइडिया है, वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल ऑब्वियस टू कंडीशंस, द मास एक्शन लॉ, और दूसरा है न्यूट्रलिटी इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया अगर तुम्हें है, ध्यान से देखो। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो पी टाइप होता है ना, वहां पर जो फर्मी लेवल है वो बैलेंस बैंड के क्लोज होता है, और जो एन टाइप है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है। इसका मतलब है फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड, गौर से देखें, एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। मींस सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये फिगर तुम्हें दिमाग में रखने होते हैं और ये क्लास में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर ए डोमेन इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डोमेन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है ये हमें आइडिया है, याद करो। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मटेरियल को हम कुछ सर्टेन रीजन में तोड़ देते हैं ऐसे करके। ये जो रीजन होते हैं ना, कुछ कुछ रीजन, एक रीजन के जितने भी डायपोल होते हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब है इस पूरे रीजन का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ऐसे कोई दूसरा रीजन है, उसके डायपोल दूसरे रीजन में होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज के ये डोमेन होते हैं। सारे के सारे डायपोल एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में होते हैं और उनका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। जब मैं पूरे मटेरियल की एक साथ बात करता हूं तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, मतलब ढेर सारे डोमेन है और डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। इतना थ्योरी में हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन के बारे में पूछा गया है। तो डोमेन है क्या? एक मैक्रोस्कोपिक रीजन है, गौर से देखें, और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब सारे के सारे डायपोल अगर एक ही डायरेक्शन में है तो एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्वेश्चन है। गौर से देखें, एक डायग्राम दिया गया हुआ है पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है और V2 की वैल्यू 2V1 के बराबर है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 अपॉन T1, ठीक है ना। प्रोसेस यहां पर डिफाइन किया गया है, ये देखो। अब अगर मैं 1 से 2 आता हूं और V2 की वैल्यू 2V1 के बराबर है, तो जो भी प्रोसेस है ना, PV⁻1/2 कांस्टेंट, मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो मैं यहां से इस P को गायब कर दूंगा। हम जानते हैं ऐसे करके PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। अब यहां से मैं P की वैल्यू उठा करके यहां रखूंगा तो T और V के बीच में रिलेशन आ जाएगी। क्या जाएगा? T⁻⁻1/2 या T अपॉन रूट V इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं प्रोसेस, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा हूं, तो इसका मतलब है T1 अपॉन रूट V1 बराबर T2 अपॉन रूट V2, ठीक है। मुझे T2 अपॉन T1 निकालना है, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखें, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे रूट हटाना था, V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के। इसका मतलब है T2 अपॉन T1 की वैल्यू रूट 2 के बराबर आ जाएगी, वही हमें निकालना है। तो रूट 2 का मतलब है ऑप्शन
थर्ड। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पीवी ग्राफ दिया है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आना था, प्रोसेस की इक्वेशन पता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालनी है। हम लोगों ने पीवी टू द पावर 1/2 मतलब पीवी टू द पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, इसे टी और वी में कन्वर्ट कर लिया और स्लोली सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस ए 0.5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन टू फॉल फ्रॉम ए 0.25 मीटर बिलो द टॉप स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ध्यान से देखना, पहला पार्टिकल जो छोड़ा गया ना इस बिल्डिंग से, जब वो 5 मीटर नीचे आया, फर्स्ट पार्टिकल, गौर से देखो, इट क्रॉसेस 0.5 मीटर बिलो द टॉप। तो जब 5 मीटर नीचे आया तो हमें पता लगाना है कि 5 मीटर नीचे आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, जो यहां पर 0 है, इनिशियल स्पीड यहां पर लिखेंगे, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना नीचे आया है 5, यानी यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से देखें, तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5, 20 इंटू 5 मीन्स 100। इसका मतलब है v की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब 5 मीटर नीचे आया तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने दिखाई हुई है। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू, अगर टाइम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस a का मतलब 10 इंटू टाइम t। ठीक है ना, या डायरेक्ट मैं ऐसे बोल सकता था टाइम निकालने के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, उससे भी टाइम निकल आता। अब v कितना है 10, तो इसका मतलब है टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू, इस v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकाल ली हम लोगों ने, 10 आ रही है, तो टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद ये वाला पार्टिकल यहां पर है। फिर क्या किया गया, दूसरा पार्टिकल 25 मीटर बिलो द टॉप, ये 5 मीटर पर था, दूसरा यहां पर 25 मीटर नीचे यहां से रिलीज किया गया है। और फिर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ पहुंचते हैं। इसका मतलब है दोनों पार्टिकल जब एयर में है, उस मोमेंट पर जब पहला पार्टिकल यहां पर है, उनके बीच की सेपरेशन 20 है, क्योंकि ये 25 पर है और वो 5 पर है, तो बीच की सेपरेशन अगर 20 है और ए रिलेटिव, सिंपल सी बात है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो ए रिलेटिव की वैल्यू 0 है। अब अगर ये दोनों पार्टिकल मिलते हैं, एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं, यानी कि मिलते हैं, तो 2 पार्टिकल्स है ना, टाइम फॉर पार्टिकल्स टू मीट डेल्टा टी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 20, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, सिंपल सी बात है, इसकी 10 है और उस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 10 और एक्सेलरेशन कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो टाइम कितना लगेगा 3 सेकेंड, यानी कि अब 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद ये कहां पहुंचेगा जमीन पर, और पहला वाला जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड ज्यादा टाइम ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसे 1 सेकेंड पहले छोड़ा गया है, तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड 3 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हाइट, तो हाइट का मतलब है मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, h बराबर यहां पर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, u की वैल्यू 0 है, इनिशियल स्पीड, मुझे h निकालना है, टाइम जो है ना वो 3 सेकेंड है, वैल्यू पुट कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर, सॉल्व करने पर 45 मीटर आ जाएगा। 45 मीटर का मतलब है ऑप्शन 2, और ऑफिशियल आंसर भी वही है। तो देख रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ हमें जो 3 इक्वेशंस होती है ना, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उन्हीं का यूज करना था। ठीक है ना, अगर
पूरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि 5 मीटर नीचे 1 सेकंड के बाद आया, स्पीड 10 थी, दूसरा पार्टिकल ड्रॉप किया गया, यानी कि ओवरऑल उनके बीच की सेपरेशन 20 मीटर हमें ट्रेवल करनी है, ए रिलेटिव। ठीक है, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंच रहे हैं। तो पहले हमने टाइम निकाल लिया, इस स्टेट के बाद वो 2 सेकंड आ गया, टोटल पहले वाले पार्टिकल को जमीन तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने हाइट निकाल ली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट 1 थ्योरेटिकल, जानते हैं ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर ध्यान से देखें स्टेटमेंट 2, इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2। हमें क्या निकालना है, इक्वल्स द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहां मैं लिखूंगा 1/2 kT। ऐसे ही मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर ईच मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो 2 × 1/2 kT। क्वेश्चन में यही पूछा गया, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये आ रहा है 3/2 kT और ये आ रहा है सिंपल kT। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। ध्यान से देखो, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट 2 जो है ना ये फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो आंसर आ जाएगा अपना 4। ठीक है, तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें सब लोग। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2K आर अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास m टू ए फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड और हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये 2K है, ये 2K है, ये ब्लॉक है ना, और ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसको एक तरफ डिस्प्लेस करता हूं ऐसे करके और मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो इसका मतलब है ब्लॉक अगर यहां से यहां आया तो ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी और दूसरी वाली स्प्रिंग भी उधर ही फोर्स लगाएगी। तो अगर नेट रीस्टोरिंग फोर्स में देखूं F बराबर, तो कितना मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट x है पहले वाली स्प्रिंग का -2kx और दूसरी वाली स्प्रिंग का भी -2kx। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिखेंगे -4kx, या इसी को अगर मैं लिखूं तो -k इफेक्टिव इंटू x। इसका मतलब है अगर मैं इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दूं तो उसका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट 4k के बराबर हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट 4k है तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है t = 2π √m/k, और k की जगह क्या लिख देंगे 4k। ध्यान से देखें, वही k इफेक्टिव डायरेक्ट याद है, t = 2π √m/k, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, यानी सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत आसान, लगभग सारे लोग सही करते हैं जो भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विद कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FC एंड रेडिएटेड थ्रू एन एंटीना, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सिग्नल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है ना वही फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सिग्नल अगर मुझे निकालना है तो लैम्डा = v/f, v का मतलब स्पीड, c और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है fc। ठीक है, वो पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आंसर। यानी थ्योरी, अगर हमें थ्योरी पता है इसकी तो बड़ी जल्दी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में जो फ्लक्स की कैलकुलेशन कराई जा रही है उसमें हल्का सा जो
कंफ्यूजन है, शायद एनटीए ने जो सोच करके आंसर दिया है वो कैसे दिया है वही मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। चार्ज Q is placed at one corner of a cube as shown in figure. Flux of electrostatic field through the shaded area. इस एरिया से फ्लक्स निकालना है और चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहां पर। इसी फिगर को हमने यहां बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, नामकरण संस्कार कर दिया ABCDEFGH ऐसे करके। अब गौर से देखना, पहले अगर मैं इस पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालूं तो जो भी चार्ज है ना, अगर वो एक कॉर्नर पर है और इस क्यूब के अंदर उसका कितना पार्ट है, ठीक है ना, तो मैं पता है क्यूब के अंदर उस चार्ज का 1/8 हिस्सा 1/8 पार्ट है। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स आएगा क्यूब का ये बराबर होगा, है ना, कितना होगा, गौर से देखें, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। अब ध्यान से देखना, ये तो फ्लक्स आ गया, ये जो चार्ज है ना इससे करस्पॉन्डिंग जो 3 सरफेस हैं, जहां से चार्ज जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है वहां पर 3 सरफेस, ये वाली ADGH, दूसरा ADCB, तीसरा DGFC। मतलब इस पॉइंट से गुजरने वाली जो 3 सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, है ना, 3 सरफेस, उधर वाली सरफेस, ठीक है ना, एक नीचे वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, इनका फ्लक्स क्या होगा, 0। देख रहे हैं ABEH, ADGH एंड ABCD, इन तीनों के लिए फ्लक्स 0 होगा। रीजन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजेस द सरफेस, है ना, रेस्ट 3 सरफेसेस, ठीक है। अब गौर से देखो, बाकी की जो 3 सरफेस है, यानी कि ऊपर वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ठीक है ना, 3 सरफेस, यानी जो चार्ज क्यू है उसके सामने एक ये वाली सरफेस हो गई, दूसरी ऊपर वाली ऐसे करके सरफेस हो गई, ठीक है ना, और तीसरी जो फ्रंट इधर वाली सरफेस है बाहर की तरफ, उन तीनों से फ्लक्स निकालें तो तीनों का बराबर होगा, सिमेट्री है। इसका मतलब है अगर मैं एक सरफेस का फ्लक्स निकालूं कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स, यानी क्यूब का फ्लक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। गौर से देखो, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, मुझे फ्लक्स निकालना था इस वाले रीजन का, मतलब ऐसे, यहां पर अगर मैं बनाऊं ये वाला रीजन जो ऊपर बना हुआ है, एक ये रीजन दिया हुआ है। ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर ये सरफेस बनाता और ये रीजन निकालूं तो इस सरफेस को अगर मैं फोल्ड कर दूं तो वो यहां पर आ जाएगी और एक सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी दिस। लेकिन एनटीए ने बजाय इस तरह का फिगर लेकर के ये वाला फिगर लिया है। ये दोनों जो रीजन है ना वो सिमेट्रिकल दिख नहीं रहे, लेकिन जो गिवन ऑप्शन है उसमें यही मानते हुए कि ये दोनों रीजन मिलकर के एक सरफेस बना देंगे और उस एक सरफेस का फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट आएगा, वही यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं शेडेड पोर्शन का एरिया निकालूं, मतलब ये रीजन से फ्लक्स निकालूं, तो जो भी ECB सरफेस है, ठीक है ना, ECB ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दोनों से मिलकर के जो फ्लक्स है, गौर से देखें, वो एक सरफेस के फ्लक्स के बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों सरफेस के करस्पॉन्डिंग चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि कौन सी 2 सरफेस लेने पर काम बन रहा है। लेकिन एनटीए ने जो 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, उसके हिसाब से उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन फिर इंटीग्रेशन से करनी पड़ेगी, लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपना आंसर Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1। ध्यान से देखें, जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की nth स्टेट में En, ये बराबर होती है
13.6 है ना अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर फोटोन एमिट हो रहा है तो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है डेल्टा ई ये बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12400 डिवाइड अपॉन लैम्डा, और ये किसमें एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंस आ जाता है। या अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 1240। ठीक ना, अब 2 से 1 में आना है, तो अगर 2 से 1 में आना है तो दोनों लेवल का डिफरेंस लेना है हमें। ठीक है ना, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 का मतलब मैं ऐसे लिखूंगा -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, यह हायर एनर्जी लेवल है, माइनस अब कहां आ रहे हैं -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है ना, और यही बराबर किसके कर दूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1240 डिवाइड अपॉन लैम्डा, और इसको किस में लिख दूं मैं नैनोमीटर। अब लैम्डा निकालना है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैलकुलेशन 13.6 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 बराबर, ठीक है ना 1240 डिवाइड अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किस में आएगा नैनोमीटर में। कैलकुलेशन भी मुझे उसी में करनी है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सिंपल सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 121.5 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसी सर्किट का क्वेश्चन है, गौर से देखें। LCR सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम, सप्लाई है 220 वोल्ट एट 300 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब केवल कैपेसिटेंस, इफ ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। फिर आगे है इफ ऑन द अदर हैंड ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, करंट लीड्स बाय 45 डिग्री। ठीक है ना, अप्लाइड वोल्टेज से करंट लीड कर रही है, तो आरएमएस करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। ध्यान से देखना, जब कैपेसिटर को हटा दिया यानी सर्किट में केवल इंडक्टर है और रजिस्टर है, एल आर सर्किट है, और यहां पर एसी सोर्स लगा होगा। सर्किट में तीनों हैं, जब कैपेसिटर को हटाया ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, तो करंट जो है ना पीछे है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज यानी वोल्टेज आगे है। तो इस सिचुएशन पर जो 10 फाई होता है ना, ये बराबर आता है XL बाय R। ठीक है, और फाई की वैल्यू कितनी है 45, इसका मतलब हो गया XL की वैल्यू R के बराबर है। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट में जब इंडक्टर को हटा दिया, इसका मतलब है अब सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, और फिर एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। इस सिचुएशन पर अगेन वही काम, ये C है ये R है, 45 लीड कर रही है करंट RC सर्किट में। सेम फॉर्मूला यहां क्या लिखोगे 10 फाई इक्वल टू, यहां कितना आ जाता है XC बाय R। यहां पर भी 545 है, यहां पर भी 545 है। इसका मतलब है XL की जो वैल्यू है ना वो XC के बराबर है, और अगर XL और XC दोनों बराबर है तो ये रेजोनेंट की कंडीशन है। सर्किट रेजोनेटिक सर्किट है, सर्किट इज इन रेजोनेंस, सिंपल सी बात है, यही कंडीशन होती है, XL बराबर XC होता है। अब हमें क्या निकालना है IRMS, तो IRMS का मतलब कुछ ऐसे लिखते हैं IRMS बराबर यहां कितना आ जाएगा VRMS डिवाइड बाय Z, और यहां पर जो भी Z है, अगर XL बराबर XC है तो हम जानते हैं Z का फॉर्मूला वैसे तो होता है अंडर रूट ऐसे करके R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं तो Z की वैल्यू कितनी हो गई R, और अगर Z R के बराबर है
तो बस वैल्यू पुट कर दो। वी आर में कितना दिया हुआ है सर्किट में 220 सप्लाई, और Z की वैल्यू है 110 जो कि R के बराबर थी, तो 110 सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। तो सिंपल क्वेश्चन, पहले वाले पार्ट में कैपेसिटर हटाया गया, दूसरे वाले पार्ट में इंडक्टर हटाया गया। दोनों जगह यहां पर इस वाले सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा था, इस वाले में करंट लीड कर रही है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग पता चला कि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है। रेजोनेटिंग कंडीशन है, उसका यूज किया, पता लगा जेड की वैल्यू आर के बराबर है, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक मुश्किल क्वेश्चन था, एनटीए के हिसाब से भी मुश्किल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता। इसमें है क्या, स्फीयर ऑफ रेडियस एंड मास m रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट। फिर कह रहे हैं कि ये आता है और इस इंक्लाइंड सरफेस से टकराता है और फिर ऊपर चढ़ता है विदाउट स्लिपिंग। गौर से देखो, यानी प्योर रोल करता हुआ। अब हमें निकालना है ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये स्फीयर इस इंक्लाइंड सरफेस से टकराएगा ना, तो ध्यान से देखना, ये वाला फिगर बना हुआ है, ऐसे करके अगर मैं दोबारा फिगर को समझाऊं कि जो भी स्फीयर है यहां पर, जब इंक्लाइंड सरफेस पर ऊपर जाएगा ना ऐसे, तो इसी सरफेस के पैरेलल जस्ट आफ्टर कोलिजन इस इंक्लाइंड सरफेस से वेलोसिटी हो जाएगी v, और एंगुलर स्पीड हमने कितनी मान ली, ω1। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, हमें यहां यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ए के अबाउट, जहां पर ये पार्टिकल, जहां पर ये स्फीयर स्ट्राइक कर रहा है। जब ये स्पीड निकल आएगी, ओमेगा डैश निकल आएगा, हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा डैश। ठीक है ना, पहले क्या है, v नॉट है, एंगुलर स्पीड मान लिया ओमेगा नॉट है। ठीक है ना, या ओमेगा है, तो जो भी v नॉट है वो बराबर क्या है, a ओमेगा। प्योर रोलिंग है पहले भी, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ए के अबाउट, जस्ट बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले v नॉट हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस स्फीयर के लिए पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m इस v नॉट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक है ना, था ऐसे हॉरिजॉन्टल इनिशियल, यानी और फिर m v नॉट cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो I इंटू ओमेगा, और v नॉट इज इक्वल टू a ओमेगा है, तो m v नॉट a cos थीटा ये आएगा यहां पर। ठीक है, और I ओमेगा बराबर बाद में क्या होगा, m v नॉट यहां पर m v इंटू a और प्लस I ओमेगा, यानी कि 2/5 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। थीम समझ में आ रही है, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, v, और जब v निकल आएगा ना तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करेंगे। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हाइट निकाल लेंगे कितना ऊपर गया, और उस हाइट के करस्पॉन्डिंग जितना ऊपर जा रहा होगा हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ जा रहा होगा। अगर मुझे h पता चल जाएगा तो मैं l निकाल लूंगा, यानी कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान से देखें, यहां पर लिखा हुआ है, पहले v निकाल लेंगे और फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, यानी कि यहां से जब ऊपर जाएगा और रुकेगा, सिंपल सी बात है, तो v भी 0 हो जाएगा और ओमेगा भी 0 हो जाएगा, प्योर रोल करते हुए जा रहा है। तो सारी की सारी जो एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, यानी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर यहां पर कितना हो गया, mgh। सॉल्व करके h निकालेंगे, फिर l निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सब लोग। कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आता है यार कोई भी ऑप्शन नहीं आता, इसीलिए एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया ऑफिशियल आंसर में इन्होंने, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं आया। ठीक है, तो बढ़िया रहा ये, वैसे भी मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। ठीक है,
तो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखें। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड ए प्रोटॉन ऑफ मास mp दिया हुआ है, उनके बीच में रिलेशन, आर मूविंग विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। सिंपल क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर अक्सर करके क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर कैसे लिखते हैं, h अपॉन p लीनियर मोमेंटम। p क्या होता है, mv, ठीक है ना, p इक्वल टू होता है mv। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना, यहां पर लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन। अब ध्यान से देखना, लैम्डा क्या है, h अपॉन p यानी कि mv। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेम स्पीड, तो अगर v सेम है तो जो भी लैम्डा है ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों का जो रेशियो है वह है 1836, ठीक है ना, 1836, यानी कि जो अपने ऑप्शन 1 में गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड कर दिया, मतलब एक तरह से दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो h और v गायब हो जाएगा क्योंकि वो दोनों के लिए सेम है, स्पीड सेम थी। तो आसान क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये फेज एंगल निकालने पर बेस्ड है, यानी SHM का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM। t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज y इज इक्वल टू a बाई 2 एंड इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है पार्टिकल, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। इनिशियल फेस एंगल बताना है कि ऐसा कब होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं रेफरेंस मान लूं ये लाइन, पार्टिकल अगर a बाई 2 पर है तो एक्चुअल में पार्टिकल a बाई 2 पर एक बार जाते समय होता है, और अगर ये एक बार जाते समय होता है, ध्यान से देखना ऐसे करके, तो ये वाला एंगल निकालें। ये डिस्टेंस कितनी है, a बाई 2, ये डिस्टेंस कितनी है a। अगर पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है और दूसरा पार्टिकल जो SHM कर रहा है यहां पर, उसकी मैं बात करूं, तो पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन से a बाई 2 पर है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, साइन फाई बराबर, ये क्या है, a बाई 2 डिवाइड अपॉन a, यानी 1 बाई 2। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। फाई ना लिखें इसको, मतलब ये वाला पहला वाला फाई 1 कह दें। तो इसका मतलब है अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से a बाई 2 डिस्टेंस पर है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है, तो उसका फेस एंगल होता है 30, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो a बाई 2 पर है बट टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है, यानी मैं अपने सर्किल पर घूमते हुए पार्टिकल को यहां ले आऊंगा और ये पूरा एंगल निकालूंगा यहां से यहां तक, यही है इनिशियल फेज। वो कैसे निकलेगा, ये 30 है, गौर से देखना, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है यहां से यहां तक, उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, और गौर से देखना ये वाला एंगल, ये भी 30 आएगा, तो अगर ये 30 आ जाएगा तो ये 60 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 6। यानी हम लोगों ने एक पार्टिकल को सर्किल पे घुमाया, जो पार्टिकल सर्किल पे घूमता है ना, उस पार्टिकल से डायमीटर पे जो फुट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो SHM करता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एंगल निकाल लिया, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वो पार्टिकल मीन पोजीशन से a बाई 2 पर होता और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाता एक्सट्रीम की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन पे 530 आता, दोबारा यहीं पर आ गया और हमें इस रेफरेंस से एंगल निकालना है, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से यहां से यहां तक का पूरा एंगल पता चल जाएगा, कितना जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बना करके हमने इसे समझ लिया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन में E चार्ज है, C स्पीड ऑफ लाइट है
इन फ्री स्पेस, और h जो है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। हमें डायमेंशन निकालनी है। देख रहे हैं डायमेंशन का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर हमने डायमेंशन की प्रैक्टिस नहीं की होती है तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। ध्यान से देखो, जो F होता है ना फोर्स, वो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी जो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है एक्चुअल में E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है, ध्यान से देखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बराबर है F इंटू R स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, डिवाइड अपॉन HC, और जो एनर्जी होती है ना E, उसको हम लोग ऐसे लिखा करते हैं HC बाय लैम्डा। तो अगर मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन HC की डायमेंशन निकालनी है, तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, और से देखो F इंटू R स्क्वायर। तो जब हम ऐसे लिखेंगे F इंटू R स्क्वायर और डिवाइड अपॉन HC, तो अगर HC की जगह हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो मैं ऐसे लिख दूंगा HC की जगह कितना, E इंटू लैम्डा। अब F इंटू R, ये जो टर्म होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, F फोर्स इंटू जो R यानी डिस्प्लेसमेंट टाइप का टर्म है, इंटू R एक और टर्म लिखा हुआ है, ये एनर्जी वाला टर्म हो गया, और एक R बचेगा, वो डायमेंशनली लेंथ के बराबर है। इसका मतलब ये पूरी टर्म अगर देखोगे तो कैसी आएगी, डायमेंशनलेस। देख रहे हैं, तो कोई डायमेंशन नहीं आएगी। ऊपर भी एक तरह से कह सकते हो एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक जो लेंथ की यूनिट है लैम्डा वाली वो R से गायब हो गई, F इंटू R वो एनर्जी लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी कोशिश के बाद समझ में आ गया कि अगर मुझे फोर्स की थोड़ी सी एक्सप्रेशन पता है, E एनर्जी HC बाय लैम्डा होता है, अगर मैंने HC और इस पूरे की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया जिसकी डायमेंशन निकालनी है, तो वो एनर्जी बाय एनर्जी टाइप की एक्सप्रेशन आ जाती है, यानी कि डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस है तो अपना आंसर हो जाएगा 1। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है, इंटर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एट एन एंगल अल्फा विद प्लेट्स, लीव्स द प्लेट्स एट एन एंगल बीटा विद काइनेटिक एनर्जी K2, और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की बात, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दूं मैं, प्लेट के साथ यहां पर K1 काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, और एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। काइनेटिक एनर्जी K1 का मतलब मान लिया हमने स्पीड V1 है यहां पर, जब ये बाहर निकल रहा है ना यहां पर, तो स्पीड हमने मान ली V2 है, और एंगल कितना है, बीटा। यानी इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर बहुत ध्यान से देखें, पैरेलल टू द सरफेस, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल टू द सरफेस कोई फील्ड नहीं होगी, इसका मतलब है वो कंपोनेंट हम बराबर कर देंगे। तो अगर इंटर करते समय वेलोसिटी V1 है और बाहर निकलते समय V2 है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि V1 cos अल्फा की जो वैल्यू है ये बराबर V2 cos बीटा है। V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos बीटा। मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। के बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो K1 अपॉन K2 बराबर कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो। और अगर V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ध्यान से देखो, V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर तो बराबर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा अपॉन नीचे कितना, cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि ऑप्शन 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहां पर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था, हम समझ गए, पैरेलल टू दी सरफेस कंपोनेंट को हमने बराबर कर दिया और फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लिया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, पॉइंट ए मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.36 मीटर एंड कवर्स 30 डिग्री इन 0.1 सेकंड। यानी एक पार्टिकल सर्किल पर घूम रहा है और फिर उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन P फ्रॉम ए ऑन द डायमीटर Mn रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ P, और हमें निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास व्हेन P टचेस M। तो ध्यान से देखना, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, यहां से चल करके फिर वहीं पर वापस आए, यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर काटे, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा एसएचएम करने वाले पार्टिकल का, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में गौर से देखो, 30 डिग्री एंगल घूमने में कितना टाइम दिया हुआ है, 0.1, तो ये ओमेगा निकाल लो, ठीक है ना। कितनी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल थीटा जो रोटेट कर रहा है डिवाइड अपॉन जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो एंगल कितना है 30 डिग्री यानी π/6, टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकंड, तो π/6 डिवाइड अपॉन 0.1, इसका मतलब है 5π/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन की हम लोगों ने। अब जो पार्टिकल यहां पर है ना एसएचएम करने वाला, उस पर टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगेगा F बराबर क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर x, जहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी a, तो m ओमेगा स्क्वायर r, और m कितना लेना है मुझे 1, ओमेगा मैं यहां से निकाल चुका हूं, r क्वेश्चन में गिवन है 0.36, तो हमारा फोर्स निकल आएगा। यानी एसएचएम करने वाले पार्टिकल पर जब वो पोजीशन m पर है टुवर्ड सेंटर, जो भी नेट फोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि अपना पार्टिकल भी यहीं पर होगा और जो p है वो भी यहां पर है, तो कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, m की जगह 1 रखा, ओमेगा की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे रख दी, और नीचे क्या है 0.36, सॉल्व करेंगे कुछ पाई स्क्वायर आएगा जो कि 9.87 के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो सिंपल क्वेश्चन था, यानी हमने क्या कर दिया, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर F = m ओमेगा स्क्वायर r ये वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन की, आंसर निकल आया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल, ट्रुथ टेबल पर बेस्ड लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। अब अगर मैं A और B ये दो इनपुट दूं और उसके करस्पॉन्डिंग इस सर्किट का आउटपुट यानी Y निकालना है, ध्यान से देखना A और B, तो जो A और B है, अगर ऑप्शन भी देखें हम, A और B जो इनपुट दिए गए हैं उनके करस्पॉन्डिंग Y का जो आउटपुट है वो अगर निकालना है, तो A कितना है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब Y तक पहुंचना है मुझे, उसके लिए देखना मैं करूंगा क्या, ये जो गेट है ना एंड, यहां पर एक इनपुट A का है और दूसरा B का है, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि इसका आउटपुट मुझे C मिलने वाला है, ठीक है ना, तो जो भी C है वो किसके बराबर हो जाएगा A डॉट B बार। गौर से देखो A तो डायरेक्ट है और जो B का है ना नॉट लगा हुआ है यानी B बार। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले के लिए यहां पर कह दूं कि आउटपुट D है, ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या है B डायरेक्ट और A नॉट मींस A बार, तो क्या मिल जाएगा मुझे A बार डॉट B। इसका मतलब है यहां पर मुझे C मिला और यहां पर मुझे D मिला, और वो मुझे इस नॉर गेट के लिए इनपुट है और उसके करस्पॉन्डिंग फिर आउटपुट निकालना है। तो ध्यान से देखना, जैसे Y अगर मुझे निकालना है तो पहला वाला पार्ट ये जो C मिला है ना वो क्या है A B बार, दूसरा ये D है, फिर जो C प्लस D है जो मैंने यहां पे लगाया और नॉट है, इसका मतलब पूरे का बार कर दिया। अगर मैं ट्रुथ टेबल निकालूं इसी की, गौर से देखना, जैसे ये A है और ये B है और C निकालूं पहले A डॉट B बार, ये C के आउटपुट मिल जाएंगे यहां पर, सिंपल से कैलकुलेशन है, इनपुट यहां पर दो यहां पर दो, ये जो वैल्यूज हैं और उसके करस्पॉन्डिंग C की वैल्यू निकाल करके यहां पर रख लो, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखना, ऐसे ही डी की वैल्यू निकाल के रख लो। ये क्या है, ए बार डॉट बी, फिर इन दोनों के लिए सी प्लस डी निकाल करके उसका बार करना है जो कि वाई के बराबर है। मतलब हमें वैल्यू यहां पर पुट करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने हैं उन आउटपुट को यहां पर देना है और फिर फाइनल आउटपुट वाई निकालना है। थोड़ा सा अगर मैथ से सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ए बी बार डॉट ए बार बी, ठीक है ना। इस पूरे को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। वैसे ये जो तरीका है इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ टेबल बनानी थी तो टेबल बनाने के लिए हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते गए। ए और बी दिया हुआ था, सी निकाला, डी निकाला और फिर सी प्लस डी निकाला और सी प्लस डी का बार निकाल लिया और फाइनल आंसर से मैच कर लेंगे। तो ध्यान से देखो 1001, तो ये 1001 कहां पर है, ऑप्शन 2 में, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज दिस। अच्छा, यहां पर एक वेवलेंथ पता है और फिर पता है कि जो लाइट हमने वेवलेंथ के लिए 491 नैनोमीटर, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था। फिर हमने नई वेवलेंथ ले ली, ठीक है ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.43 आ गया, तो न्यू वेवलेंथ निकालनी है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सिंपल क्वेश्चन होता है, आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन है उस पर बेस्ड, क्या होता है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, E बराबर हम क्या लिखते हैं, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, बस इसी को हमें यूज करना है। अब जो भी E होता है फोटोन के लिए वो ऐसे लिखते हैं hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन या फाई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस के मैक्स का मतलब होता है E V नॉट। जहां V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्स की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है E V नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में मुझे दो बार, एक बार लैम्डा पुट करना है, V नॉट गिवन है, दोबारा लैम्डा पुट करना है, और मतलब पहले लैम्डा दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग V नॉट पता है, दूसरा V नॉट पता है और मुझे लैम्डा निकालना है। यानी इसमें दो बार वैल्यू पुट करनी है और उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देख रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला था, इस मामले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा होता है ना hc बाय लैम्डा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1240, ठीक है ना, डिवाइड अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा किस में लिख दें, नैनोमीटर में, क्योंकि अपने क्वेश्चन में नैनोमीटर में गिवन है। ध्यान से देखो, तो ये जो पूरी वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर वर्क फंक्शन और के मैक्स, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है ना वो रख देंगे, क्योंकि जो एनर्जी मैंने ली है फोटोन की वो किस में ले ली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब है अब वर्क ये और टोटल एनर्जी V नॉट, इसको भी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, साइड में कैलकुलेशन लिखी हुई है, हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये मैच लिस्ट पर बेस्ड है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब यहां पर सिर्फ हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर इसका क्या मतलब होता है। रेक्टिफिकेशन, जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, तो रेक्टिफिकेशन एक टर्म होता है। अब ये रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और इसमें जो यूज होता है वो रेक्टिफायर। जैसे हम पीएन जंक्शन डायोड को, याद आ रहा है, रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर। स्टेबलाइजर दूसरा जो टर्म है, ध्यान से देखें, स्टेबलाइजर का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी आउटपुट हो, वो इनपुट हो, अगर वो वेरी करता है लेकिन अगर आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता फॉर एनी इनपुट, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबलाइज कर रहा है, वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम कर रहा है, ठीक है ना, वो स्टेबलाइजर होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, दो तरह के होते हैं, जानते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाने का काम, वोल्टेज को घटाने का काम, तो दो तरह की बातें होती हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब ध्यान से देखें, लिस्ट सेकंड में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का मतलब क्या है, कन्वर्ट एसी वोल्टेज
टू डीसी वोल्टेज। इसका मतलब है ए के करस्पॉन्डिंग ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आ जाएगा। अब ए के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑप्शन में तुम समझ गए, या तो हमारा ए आंसर होगा 1 वाला, या फिर हमारे पास ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में सेकंड गिवन। और आगे बढ़ते हैं। स्टेबलाइजर ये क्या करता है? यूज्ड फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन द इनपुट वोल्टेज और लोड करंट चेंज। इसका मतलब है बी का जो ऑप्शन है वो 4 के, अब बी का 4 तो बी का 4 सिंपल सी बात है, थर्ड में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो इतने ही से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमें पता ही है। तो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, फिल्टर का मतलब याद आ रहा होगा कि हम जो रेक्टिफिकेशन के बाद वोल्टेज मिलता है जो वेरी करता है उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का, जो रिपल्स है उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ये बात दिमाग में रखनी होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी पर बेस्ड, और इन टर्म को अच्छे से अगर हमने पढ़ रखा है, सीख रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम द सनलाइट इंसिडेंट ऑन ए पिन होल ऑफ डायमीटर मालूम है, ठीक है। अब अगर इस पिन होल के डायमीटर को हम स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में पूछा गया है, और इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा उसके बारे में पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम बड़ी आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा डिक्रीज होगा, यानी थीटा डिक्रीज होगा, तो साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज डिक्रीज कर जाएंगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर सर्कुलर फ्रिंज का साइज डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है डिफ्रैक्शन जो है ना वो कम हो रहा है, लाइट कम फैल रही है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा इट साइज डिक्रीजेस और इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंपल फार्मूला बेस्ड, ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। पीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द 8 वॉट बल्ब एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज दिस, यानी हमें ई नॉट निकालना है, ठीक है। अब अगर ये बल्ब है और उसको पॉइंट की तरह हम ट्रीट करें तो उसे आर डिस्टेंस पर, यहां पर, ठीक है ना, इंटेंसिटी आई ये बराबर होता है P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे पावर पता है, ठीक है ना, 8 वॉट, और डिस्टेंस पता है 10 मीटर, तो इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अब जो भी इंटेंसिटी यहां पर आ रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी से कंपेयर कर दो, बराबर कितना 1/2 यहां एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यहां से मुझे ई नॉट पता चल जाएगा। अब गौर से देखना, जो भी कैलकुलेशन है ना इसमें ऊपर म्यू नॉट दिया हुआ है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर क्या होता है सी। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ना उसकी जगह मैं सी और म्यू नॉट के फॉर्म में वैल्यू पुट कर दूंगा और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लूंगा। यहां पर देखना एक टर्म दिया हुआ है इफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 10%, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते समय हमने इसी इंटेंसिटी को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर किया, और यहां से ई नॉट निकालना है, वही यहां पर दिख भी रहा है हमें, ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू निकल आएगी। तो इस इफिशिएंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बल्ब है ना वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजुअल रीजन में प्रोड्यूस करेगा वो केवल 10% होगा, लेकिन ई नॉट की कैलकुलेशन में हमें 100% रेडिएशन कंसीडर करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो स्मॉल स्फीयर है, 10 मिलीग्राम मास दिया हुआ है और थ्रेड की लेंथ है 0.5 मीटर। दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर, ठीक है। दोनों पर चार्ज सेम है, इस पर अगर चार्ज में Q कह दूं तो इस पर भी Q है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, जहां R क्या है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये है दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन, ठीक है। अब जो भी इसमें टेंशन होगा ना रस्सी में उसका वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, ठीक है ना। दो कंपोनेंट कर देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उससे tan थीटा आ जाएगा। गौर से देखो, tan थीटा इक्वल टू कितना, Fe अपॉन mg, ठीक है ना। क्यों, t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर Fe, तो t sin थीटा डिवाइड अपॉन t cos थीटा। बस इसी में अब mg tan थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल लेंगे, सारी कैलकुलेशन पता ही है, ये 0.5 है, ये 0.10 है, और वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके q निकाल लेंगे और फिर उसको कंपेयर कर देंगे a बाय 21 इंटू 10⁻⁸ से, तो जो भी अपना आंसर है वो आ जाएगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, छोटी सी कैलकुलेशन और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू रीच ए पॉइंट ऑफ 10 r, रीच ए हाइट ऑफ 10 r, r रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें पता लगाना है वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ इसके वेलोसिटी, vi बराबर √x अपॉन y इंटू वी। जो वी होता है ना इसके वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पर, उसकी वैल्यू होती है √2gm अपॉन r, जहां r अर्थ की रेडियस है, m कैपिटल M अर्थ का मास है। अब ध्यान से देखना, यहां पर करना क्या है, ये अर्थ है, रेडियस r है, यहां से पार्टिकल को ऊपर फेंकना है और कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट, गौर से देखो h। अब ये जो हाइट h है ना, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 r, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 11 r। अब मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जिस साइड तक पार्टिकल को जाना है क्या यूज करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करूंगा तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, प्लस जो स्पीड दी है v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², देख रहे हैं ऐसे, और इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m बाय सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस 11 r। सॉल्व करना है, हाफ mv² बराबर दिस आ जाएगा। अब गौर से देखना, यहां पर जो भी वैल्यू है वी के फॉर्म में लिखनी है, तो v बराबर v स्क्वायर का मतलब √2gm बाय r अलग कर दोगे तो 10/11 बचेगा, इसी से कंपेयर कर दो। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 10, यही आंसर हो जाएगा। यानी ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड। आसान, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके हम लोग क्लास में करते हैं और बहुत आसान होते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे बीम इज 10 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा पता है, कितना दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम। मास ऑफ द फिक्सियस पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द एक्सरे फोटोन, यानी दोनों की एनर्जी सेम करनी है, मास निकालना है। अब ध्यान से रखना, जो भी एनर्जी होती है ना E, कैसे लिखते हैं हम लोग, hc बाय लैम्डा, और यही बराबर है mc², ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मास। अब क्वेश्चन में देखना मास कितना दिया हुआ है x/3 kg, ये वैल्यू दे रखी है और उसमें x निकालना है। तो मैं करूंगा क्या, ध्यान से लिखना, इक्वल टू इस m की जगह ही क्या लिख दूंगा, x/3 इंटू c² और यहां है hc बाय लैम्डा। सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर अगर मैं x निकालूंगा, ध्यान से देखो, तो आ जाएगा 3/λc। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो और c की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान। कितना आ जाएगा 10। ये क्वेश्चन नंबर था 24, यानी E बराबर hc बाय लैम्डा बराबर mc²। बस इस छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रिवर्स व्हील हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/4 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क। ध्यान से देखना, जो भी एफिशिएंसी होती है ना ईटा, हमें पता है क्या होता है, वर्क डिवाइड अपॉन जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, जो हीट देते हैं, Q इन, पॉजिटिव लेते हैं केवल, और उसका उन्होंने क्या कहा 1/4 कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी है 1/4, ठीक है। तो W अपॉन Q इन की वैल्यू है 1/4,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 बाय T1। अब ध्यान से देखना, इससे T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन निकल आएगी, W अपॉन क्यू इन बराबर 1/4 और बराबर हो गया 1 माइनस T2 बाय T1। दोबारा क्या किया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 52, यानी कि जो भी T2 था ना उसको हमने 52 केल्विन कम कर दिया। अब इफिशिएंसी डबल हो गई, इफिशिएंसी डबल होने का मतलब हो गया 1/4 का डबल यानी 1/2 हो गई। अगेन यही फॉर्मूला यूज किया, W अपॉन क्यू इन बराबर 1/2 और अब क्या लिखेंगे 1 माइनस T2 माइनस 52, गौर से देखो केल्विन। फिर से जो T2 और T1 है ऊपर उसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे और T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 208 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द सोर्स निकाल लिया 208, ठीक है। यहां पर केल्विन में वैल्यू पुट करेंगे, केल्विन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। यानी किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, गौर से देख रहे हो, ईटा जो ये है और इसी को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस T2 बाय T1। T2 और T1 केल्विन में रखने होते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमें छोटे छोटे फॉर्मूले याद हैं तो हम बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। गौर से देखना, प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इफ द टेंशन इज इंक्रीज बाय 4%, यानी कि हमें टेंशन में परसेंटेज चेंज मालूम है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 और ये बराबर कितना दिया हुआ है 4% है, ये देख रहे हैं ना यही। अब जो फॉर्मूला होता है ना स्पीड का v, वो होता है अंडर रूट टी बाय में, और अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू, यहां पर टेंशन बदल रहा है बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो 1/2 जो ये पावर है आगे आ जाएगी और यहां लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये हमें पता है पूरा 4 और हमें ये निकालना है, ध्यान से देखो। तो ये कितना है 4%, उसका हाफ यानी कि 2% अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले दोनों तरफ लॉग ले लें फिर डिफरेंशिएट कर दें फिर सॉल्व कर लें, या इतनी आदत होती है कि अगर स्मॉल चेंजेस होते हैं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले को देख करके परसेंटेज वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं। मतलब ये चेंज की इक्वेशन डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखो, P क्रॉस Q बराबर है Q क्रॉस P। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि P क्रॉस Q बराबर है माइनस यहां P क्रॉस Q, ठीक है ना, दोनों बराबर है, वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब है यहां पर लिखोगे 2P क्रॉस Q बराबर कितना 0 वेक्टर। अब देखना P क्रॉस Q का मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो क्या होता है PQ साइन थीटा, और एंगल निकालना है मुझे P और Q के बीच में, और ये बराबर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, या तो 0 या पाई। क्वेश्चन में इसे 0 से बड़ा और 360 के बीच में पूछा गया है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री। सिंपल बेसिक बात पर बेस्ड क्वेश्चन, देख रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहां क्या है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, उन पर चार्जेस हैं 2.1 है ना और 0.1 नैनोकूलम। अब ध्यान से देखना, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, तो जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे ना तो जो टोटल चार्ज है 2.1 और ये -0.1 मिलकर के कितना हो गया 2, और फिर जब दोनों को अलग अलग करोगे तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अब दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा 1 नैनोकूलम 1 नैनोकूलम। और क्या निकालना है फोर्स, वही किया गया है, गौर से देखो 1 नैनोकूलम 1 नैनोकूलम, और फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसी में Q और R की
वैल्यू पुट करके f की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, और कुछ इस फॉर्म में लिखना है 10⁻⁹, आगे जो भी आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो f बराबर k q1 q2 बाय r स्क्वायर या 1/4πε0 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यानी बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर थे, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। टोटल चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व, तो बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर 6 एम्पियर की करंट है, यहां से एंटर कर रही है, फिगर बना हुआ है, ये देख रहे हैं 2 और 2 दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि ये हो गया 4, और इस वाली लाइन में 2 ओम है। हमें क्या निकालना है, I2 नहीं, हमें निकालना है I1। तो I1 बराबर कैसे लिखोगे, टोटल करंट कितनी है 6 इनटू, ध्यान से देखना, मुझे ये वाली करंट निकालनी है, तो इस वाली ब्रांच में करंट निकालने के लिए हम, जैसे अगर ये R1 होता है, R2 होता है, और मुझे R1 वाली ब्रांच में करंट निकालनी है, तो टोटल करंट इनटू R2 मींस 2 डिवाइड अपॉन 2 + 4, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ध्यान से देखो, वही लिखा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत आसान, हमें नहीं लगता कि इससे आसान भी कोई क्वेश्चन होता होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में 2 पार्टिकल हैं जिनके मास 4 ग्राम और 16 ग्राम दिए हुए हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना K, उसका फॉर्मूला होता है P²/2m, ठीक है। अब मास अलग अलग है और मुझे मोमेंटम का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाले पार्टिकल के लिए P1²/2m1, ठीक है ना, बराबर दूसरे वाले पार्टिकल के लिए P2²/2m2, ठीक है ना। मुझे दोनों पार्टिकल के लिए उनके मास का रेशियो पता है और उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है, यानी सिंपल कैलकुलेशन, और सॉल्व करके उसी को n/2 के बराबर करना है, सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। बहुत आसान, देख रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं था। यानी कि किस पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, K बराबर P²/2m, K सेम था तो P²/2m को बराबर करना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर करनी है, वही हम लोगों ने कर दिया, P1²/2m1 बराबर P2²/2m2। तो ओवरऑल ये पेपर आसान पेपर था, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर हैं बस वो तुम्हें निकालने हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा पेपर बहुत आसान है और सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने रखते हैं, बेस्ट ऑफ लक।